गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम कुणाल अग्रवाल है एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। आज मैं आपके साथ फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा जोमेटो लिमिटेड का। तो जोमेटो लिमिटेड का एनालिसिस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी इन 2010 और अगर हम इनके बिजनेसेस देखें तो लार्जली इनके 4 बिजनेसेस हैं जो कि हैं फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, गोइंग आउट या डाइनिंग जिसको आप कहते हैं, या फिर B2B सप्लाईज जो कि हाइपर प्योर जो इनका ब्रांड का नाम है, हाइपर प्योर के थ्रू ये B2B सप्लाईज को मैनेज करते हैं। तो हम इनके बिजनेस को एक एक करके सब देखते हैं। तो सबसे पहले आता है फूड डिलीवरी बिजनेस। फूड डिलीवरी बिजनेस जो कि ये जोमेटो के ऐप के थ्रू ही करते हैं, वो लॉन्च हुआ था 2015 में और अभी इसके फुटप्रिंट्स हैं वो हैं 800 प्लस सिटीज। फिर इनका दूसरा बिजनेस है क्विक कॉमर्स बिजनेस जो कि ब्लिंकिट ऐप के थ्रू करते हैं। ब्लिंकिट ब्रांड नेम है और इस ऐप के थ्रू ये ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स ये तो पहले बेचते ही थे, अब इस ऐप के थ्रू ब्यूटी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, जनरल मर्चेंडाइज, फेस्टिव नीड्स, लगेजेस, बैग्स, बहुत कुछ इन्होंने अपने कैटलॉग में ऐड कर लिया है। फिर इसके बाद है इनका डाइनिंग बिजनेस। डाइनिंग बिजनेस जिसमें कि जोमेटो की ऐप के थ्रू आप कोई भी रेस्टोरेंट को सर्च कर सकते हैं, उसमें टेबल बुक कर सकते हैं और उस ऐप के थ्रू ही वहां पर डाइनिंग करते टाइम पेमेंट भी कर सकते हैं। फिर है इनका B2B सप्लाईज हाइपर प्योर ब्रांड नेम के थ्रू, जिसमें कि ये क्वालिटी फूड इंग्रेडिएंट्स देते हैं अपने रेस्टोरेंट्स को। तो अगर हम देखें तो ये चारों बिजनेसेस ना आपस में इंटरलिंक्ड, ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है जोमेटो लिमिटेड की। इसके बाद अगर हम देखें तो आता है ग्रॉस एनुअल ऑर्डर वैल्यू। इस साल का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर हम जोमेटो से 200 रुपये का सामान मंगाते हैं, खाने का सामान मंगाते हैं, तो 200 रुपये ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू होती है। अब उसमें भले ही डिलीवरी चार्ज या फिर जोमेटो का कमीशन उससे कम ही होगा ऑब्वियसली, बट ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू बेसिकली उस टोटल वैल्यू को कहते हैं जो हमने पे करें। वैसे ही क्विक कॉमर्स में, ब्लिंकिट में भी ऐसा ही होता है कि हम जितने का सामान मंगाते हैं उसको हम ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू कहते हैं। तो अगर इनका हम पिछले साल का ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखें तो वो था 51,000 करोड़ का, जिसमें कि 51,000 करोड़ में 64% जो आया वो आया फूड डिलीवरी के थ्रू, 24% आया है क्विक कॉमर्स के थ्रू और गोइंग आउट बिजनेस और B2B सप्लाईज के बिजनेस से 6% आया। फिर हम इसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज को। सबसे पहला फाइनेंशियल रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। जोमेटो का जो करंट प्राइस है वो अराउंड 185 रुपीज है और इनका जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो अर्निंग पर शेयर था वो था 0.4 रुपीज जो कि 40 पैसा है। तो इनका जो पी रेशियो आया है वो होता है 462.50 जो कि बहुत हाई है। जितना पी रेशियो कम होता है उतना अच्छा होता है, बट क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है, लॉसेस से प्रॉफिट में आई है, तो उसका इम्पैक्ट अभी रेशियोज पे दिखेगा, आगे आने वाले सारे रेशियोज पे दिखेगा। सेकेंड रेशियो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है जो कि यूजुअली हम लोग नहीं देखते, वो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो टू द अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो, कि हमारा पी रेशियो कितना है और हमारी एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो अर्निंग्स ग्रोथ कितनी है। अभी अर्निंग्स ग्रोथ एज एन इन्वेस्टर हम लोग नहीं डिसाइड करते, ये मैनेजमेंट ही हमें एक एक्सपेक्टेड नंबर बताता है अपने कॉन कॉल्स में, अपने डिस्कशंस में, अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में। तो इनका अगर पी अभी 462 है और इनकी अर्निंग्स जो एक्सपेक्टेड है वो है अराउंड 20, अर्निंग्स ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो है अराउंड 20%, तो इससे जो रेशियो निकल के आता है वो आता है 23, जो कि थोड़ा हाईयर साइड पे ही है अभी। जैसे जैसे पी इंप्रूव होगा तो इनका पी टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो भी इंप्रूव होगा, भले ही इनका ग्रोथ रेट जो है वो स्टेबल रहे। फिर आता है प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो, कि अभी करंट में कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है और उसको हम कंपेयर करते हैं कंपनी के एनुअल ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो से, कि हमारे बिजनेस से कितना कैश फ्लो आया है। ना कि इन्वेस्टिंग देखते हैं और ना ही हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज देखते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं रिलेटेड टू द बिजनेस। तो कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो है 1,63,000 करोड़ की और इनका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है पूरे साल का वो रहा है 648 करोड़ का, तो इनका रेशियो निकल के आता है 252। फिर हम उसके बाद देखते हैं प्राइस टू सेल्स रेशियो। तो प्राइस मतलब यहाँ पर फिर से मार्केट कैप की बात हो रही है और सेल्स एनुअल सेल्स। तो अगर हम प्राइस टू सेल्स रेशियो देखें तो वो आता है 13.4। अभी ये सारे ही रेशियो थोड़ा हाईयर साइड पे हैं,
शायद टाइम के साथ जैसे जैसे कंपनी की प्रोग्रेस होगी तो ये रेशियोज भी नीचे आएंगे। इसके बाद हम 4 और रेशियोज देखेंगे। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, तो प्राइस है इसका 185 और बुक वैल्यू है 23.12, जो कि रेशियो निकल के आता है 8। फिर अनदर इंपॉर्टेंट रेशियो डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कि इनका 0 है। इनके फाइनेंशियल्स में, इनके बैलेंस शीट में 0 एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट का है। 0 नहीं है एग्जैक्टली, पर बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट है। फिर हम देखते हैं रिटर्न टू इक्विटी। एज एन इक्विटी इन्वेस्टर रिटर्न टू इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो रिटर्न टू इक्विटी देखें तो नेट प्रॉफिट है इनके 351 करोड़ के, और जो टोटल इक्विटी है इनके बैलेंस शीट में वो है 20,000 करोड़ के। तो जो रेशियो निकल के आता है सिर्फ 1.72%। ये कंपनी अभी प्रॉफिट में आई है, इस वजह से इनका ROE बहुत कम है। सिमिलरली इनका रिटर्न ऑन एसेट्स 351 करोड़ के प्रॉफिट, और इनकी टोटल एसेट्स हैं 23,000 करोड़ के, जो कि निकल के आता है 1.5%। इसके बाद हम इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे क्वार्टरली, फिर हम देखेंगे एनुअली। सबसे पहले हम टॉप लाइन देखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मार्च 24 क्वार्टर में जो इन्होंने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पोस्ट किया है वो क्या है 3500 करोड़ का। अगर हम लास्ट क्वार्टर से देखें तो ये एक 8% का इंक्रीज है, और अगर हम लास्ट ईयर मार्च 23 के क्वार्टर से देखें तो ये 73% का इंक्रीज है। ऐसे ही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका 86 करोड़ का आया है इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर से 68% का इंक्रीज है, और लास्ट ईयर से इनका 138% का इंक्रीज है। हालांकि ये ऑपरेटिंग लॉस से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है, तो ये परसेंटेज थोड़ा ज्यादा ही दिखेगा हमेशा, बट हाँ कंपनी ने काफी इंप्रूवमेंट करी है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देखें तो यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट दिख रही है ऑन ईयर बेसिस। -11% से 2% पे आया है, लास्ट क्वार्टर भी 2% ही था। एबिटा मार्जिन देखें जिसमें अदर इनकम भी इंक्लूड हो जाती है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 321 करोड़ की एबिटा मार्जिन है। लास्ट क्वार्टर में 19% का इंक्रीज है, और अगर हम लास्ट ईयर से देखें तो 683% का इंक्रीज है, क्योंकि ये 55 करोड़ का था और वो भी नेगेटिव में था, तो इस वजह से हमें ये काफी हाई परसेंटेज में दिख रहा है। नेगेटिव से जब पॉजिटिव में आता है नंबर तो परसेंटेज बहुत हाई रहता है, तो वही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा दोनों। फिर एबिटा मार्जिन देखें तो -3% से इंप्रूव होके 9% हो गया है, और लास्ट क्वार्टर 8% था। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 161 करोड़ है इस क्वार्टर, और अगर लास्ट क्वार्टर देखें तो 138 करोड़ था, 19% का इंक्रीज। और एनुअल बेसिस देखें तो 138%। एनुअल इन द बेसिस ईयर ऑन ईयर अगर बेसिस पे देखें, है सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 185% का इंक्रीज है। फिर हम चलते हैं एनुअल रिजल्ट्स की तरफ। तो एनुअल के लिए मैंने 3 इयर्स का कंपैरिजन किया है, करंट फाइनेंशियल ईयर मार्च 24, मार्च 23 प्रीवियस, और उससे पहले मार्च 22। तो टॉप लाइन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का अगर हम ग्रोथ देखें तो मार्च 22 से 23 में 69% का ग्रोथ है, 4000 से 7000 करोड़ हुआ। फिर 71% का ग्रोथ हुआ, 12,000 करोड़ का सेल्स इस फाइनेंशियल ईयर में पोस्ट किया। फिर अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो मार्च 22 में तो लॉस था, बेसिकली 1800 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस था, जिसको उन्होंने रिड्यूस किया 35% से 1200 करोड़ का ऑपरेटिंग लॉस रह गया। और अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर देखें तो 103% का इंप्रूवमेंट है, क्योंकि ये प्रॉफिट में आ गए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार इनका 42 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो -44% से -17%, और अब ये ब्रेक इवन पे आ गए। फिर एबिटा देखें तो एबिटा इनका -1000 करोड़ था मार्च 22 में, फिर इंक्रीज हुआ है 150% से। एबिटा ये मार्च 23 में ही पॉजिटिव में आ गए थे, तो 529 करोड़ का एबिटा था, क्योंकि इसमें अदर इनकम भी है। और 68% का इंक्रीज आया एबिटा में इस ईयर में, 889 करोड़ पे आ गया। अगर हम एबिटा मार्जिन देखें तो मार्च 22 में -25% था, जो कि मार्च 23 और 24 में +7% हो गया। ऐसे ही अगर हम बॉटम लाइन नेट प्रॉफिट को देखें तो मार्च 22 में बेसिकली नेट लॉस था 1200 करोड़ का, फिर ये लॉस थोड़ा घटा 21% से मार्च 23 में 900, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का नेट लॉस। और अब देखें तो ये कंपनी नेट प्रॉफिट में आ गई है 351 करोड़ की प्रॉफिट। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी मैनेजमेंट टीम के बारे में। इनकी मैनेजमेंट टीम में कौन कौन है।
सबसे पहले हैं दीपेंद्र गोयल, जो कि जोमेटो के फाउंडर भी हैं और कंपनी के सीईओ भी हैं। इन्होंने ग्रेजुएशन करी है आईआईटी से और ये जोमेटो के साथ मतलब जोमेटो के लिए काम कर रहे हैं, जोमेटो को बिल्ड करने के लिए काम कर रहे हैं 2008 से। इससे पहले इन्होंने ऑलमोस्ट 4 साल काम किया था बेन एंड कंपनी। बेन एंड कंपनी बेसिकली बिग 3 कंसल्टिंग फर्म है, तो इनके पास एक्सपीरियंस भी काम का अच्छा था। बट हाँ, इन्होंने अपनी करियर के बहुत ही इनिशियल स्टेज पे जोमेटो पे काम करना शुरू कर दिया था, जोमेटो एज अ स्टार्टअप। इन्हीं के साथ फिर हैं अलविंदर धिंसा, जो कि फाउंडर हैं ब्लिंकिट के और सीईओ भी है ब्लिंकिट के ही। इन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है आईआईटी से और इन्होंने एमबीए भी किया हुआ है कोलंबिया बिजनेस स्कूल से। इन्होंने ब्लिंकिट फाउंड किया था इन द ईयर 2014 और ब्लिंकिट को बनाने से पहले ये जोमेटो में ही काम करते थे। इन्होंने 2.5 साल जोमेटो में ही काम किया है एज हेड ऑफ इंटरनेशनल ऑपरेशंस। अब ब्लिंकिट को जोमेटो ने एक्वायर कर लिया और इनके रिलेशंस भी थे पहले जोमेटो के साथ, तो दोनों ही काफी टाइम से हैं कंपनी के साथ। 16 साल से तो दीपेंद्र है और इनको भी काफी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 10 साल तो इनको ब्लिंकिट के साथ ही हो गया। फिर आते हैं अक्षंत गोयल, जो कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है। ये एक एमबीए है आईआईएम बैंगलोर से और ये जोमेटो के साथ है पिछले 7 सालों से। इन्होंने जोमेटो जब ज्वाइन किया था ना, तो इन्होंने ज्वाइन किया था एज अ हेड ऑफ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट और जोमेटो ज्वाइन करने से पहले इन्होंने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी 7 साल काम किया, तो इनके पास भी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी को रन करने का, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को देखने का। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आ जाते हैं, अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की हाइलाइट्स पे। ये स्लाइड मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक हमने जो बात की वो हमने कंपनी के पास्ट के बारे में बात की, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बात करी कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है इन द पास्ट। पर अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल जब हम पढ़ते हैं या फिर हम सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि कंपनी का आगे को लेके क्या प्लान है, कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स कैसे हैं, कंपनी कैसा ग्रोथ एम कर रही है, एग्रेसिव, मॉडरेट, कैसा वो इंडस्ट्री को देख रही है। तो हम इसकी सबसे पहले हाईलाइट को देखते हैं। इनका जो प्लान है ब्लिंकिट स्टोर्स को डबल करने का है इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अभी जो इनके ब्लिंकिट स्टोर्स का जो काउंट है वो है 526 ऑल ओवर इंडिया। अब इसको ये अग्रेसिवली अगले 12 महीने में डबल करने की कोशिश करने वाले हैं। और इनकी जो ग्रोथ होगी ना, वो फोकस जो रखेंगे वो टॉप 7-8 सिटीज में ही रखने वाले हैं, जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली एनसीआर तो इनका लार्जेस्ट मार्केट है। इन 526 स्टोर्स में भी 75% स्टोर्स ही टॉप 8 सिटीज में, 25% स्टोर्स अदर देन टॉप 8 सिटीज में है। तो अभी इनको लगता है कि अभी ये मार्केट अभी पूरी तरह से इन्होंने कैप्चर नहीं करी है, अभी इसमें बहुत पोटेंशियल इनको इन सिटीज में ही रखता है। तो इस वजह से इन्हीं सिटीज पे ज्यादा फोकस करने का इनका प्लान है। और इनको ये भी लगता है कि अगर ये अदर देन दिल्ली एनसीआर सिटीज में एक्सपैंड करते हैं तो इनका जीओवी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। स्पेसिफिकली ब्लिंकिट का जीओवी की बात हो रही है, ओवरऑल जीओवी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ब्लिंकिट के जीओवी की बात हो रही है, वो 4 टाइम्स हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखें तो मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स, मतलब एक कस्टमर जो हर महीने ऑर्डर मतलब फूड ऑर्डर प्लेस करता है जोमेटो के ऐप के थ्रू हर महीने एक बार एटलीस्ट, तो वो नंबर जो है इंक्रीज हुआ है 20% से ऑन एन एनुअल बेसिस। पिछले साल से इस साल में 20% का इंक्रीज आया है मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स। फिर हम देखें एनुअल ट्रांजैक्टिंग कस्टमर, जो साल में एक बार ही कम से कम ऑर्डर प्लेस करते हैं जोमेटो में, वो 58 मिलियन से बढ़ के 63 मिलियन हो गए, ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज है। पर मंथली में ज्यादा इंक्रीज है, वो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छी बात है कंपनी की। फिर हम जोमेटो में देखें तो कस्टमर्स जो 50 से ज्यादा ऑर्डर प्लेस करते हैं एक साल में, उनका नंबर कितना बढ़ा? उनका नंबर बढ़ा है 2.8 मिलियन से 3.4 मिलियन, जो कि 20% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। अब मैनेजमेंट का फोकस जोमेटो एवरीडे को भी थोड़ा सा एक्सपैंड करने का है। अभी तो ये लार्जली गुड़गांव में ही ऑपरेट कर रहे हैं, पर इन्होंने सोचा है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये मुंबई और बैंगलोर में भी स्टार्ट करेंगे जोमेटो एवरीडे। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जोमेटो एवरीडे में बेसिकली होम लाइक फूड मिलता है एट एन इकोनॉमिकल प्राइस। तो जो बाहर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, वो एवरीडे तो शायद ना करते हो, पर फिर भी उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बिजनेस लाइन है जो इन्होंने बहुत ही अर्ली स्टार्ट कर लिया और मार्केट कैप्चर कर लिया। फिर इसके बाद है ब्लिंकिट का पॉइंट, जिसमें कि एक महीने में एवरेज कितने कस्टमर्स
अगर हम पूरे साल में देखें तो ऑन एन एवरेज एक महीने में कितने कस्टमर्स ने ब्लिंकिट ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया है। तो पिछले साल ये 2.9 मिलियन था मंथली एवरेज, जो इस बार ऑलमोस्ट डबल से थोड़ा कम रह गया है 5.1 मिलियन, जो कि बहुत बढ़िया नंबर है ब्लिंकिट के पर्सपेक्टिव से कि इनके मंथली ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स का जो एवरेज है वो बढ़ रहा है और काफी अच्छी परसेंटेज से, अच्छे मार्जिन से बढ़ रहा है। फिर आता है रेवेन्यू ग्रोथ डाइन इन में, जो कि देखा गया है 51% से 171 करोड़ से 258 करोड़ हो गया। तो इनका डाइन इन बिजनेस भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और हाइपर प्योर का भी जो इन्होंने रेवेन्यू का ग्रोथ बताया है पिछले साल से, वो 111% से हुआ। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी इनकी अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल की, जिसमें कि हमें एक्सपेंशन के बारे में पता चला कि अभी मैनेजमेंट का फोकस कहाँ पे है अगले 1-2 साल के लिए और उससे वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो अगर तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी कोशिश करूंगा ऑल कंपनीज के फंडामेंटल एनालिसिस करने के और ये सारे एरियाज को और कंपनीज में भी कवर करने के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।